तो हूँ मैं सूरदास ना तेरा सखा सुदामा, ना तो हूँ मैं सूरदास ना तेरा सखा सुदामा, फिर भी तुझको पाने की अभिलाषा मन में शामा, ना तो हूँ मैं सूरदास ना तेरा सखा सुदामा। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। युड़ रे पका यो का पका ओ टिड़िड़िड़िड़ युड़ रे बगा लूगा बगा ओ टिड़िड़िड़िड़ उड़ रे। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत। जिंदगी की ये चिता में जिंदा जल रहा हूँ, हाय
सांस के ये याग के ये तीर तीरते हैं आर पार आर पार। परदेसी प्यास बुझी मेरी अखियन की। मेरे मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है। याद है मेरे बचपन की, घर आया मेरा परदेसी। अब दिल तोड़ के मत जाना, रोती छोड़ के मत जाना। कसम तुझे मेरे आंसुअन की, घर आया मेरा परदेसी। नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आज आपको बहुत ही रोचक और बहुत ही ऐसे मज़ेदार किस्से सुनने को मिलेंगे जो अनसुने किस्से हैं। ऐसे तो आप लोग इंटरनेट का ज़माना है, बहुत कुछ पढ़ते सुनते देखते हैं, लेकिन पता नहीं वो सच होते हैं कि नहीं, पता नहीं कहाँ से लाके लिख दिए जाते हैं और हम पढ़ लेते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने तो 28 वर्षों तक आकाशवाणी में काम किया और इस दौरान इतने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ से वो मिलते रहे और सभी क्षेत्रों की सेलिब्रिटीज़ से, और उसके साथ ही उन्होंने बहुत ही सफल मंच संचालन भी किया है। करीब 14,000 से भी अधिक मंच संचालन वो कर चुके हैं, जिसके दौरान बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते रहे उन कार्यक्रमों में, और वैसे भी उनका उठना बैठना इन सेलिब्रिटीज़ के साथ होता रहा है वर्षों तक। तो इसलिए जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने सुना और जो कुछ उन्होंने बातचीत के दौरान देखा कि उनका व्यवहार कैसा है इन सेलिब्रिटीज़ का, इनका रहन सहन कैसा है, इनकी जो कलात्मक गतिविधियाँ कैसी हैं और इनका रहन सहन कैसा है, ऐसी कई चीज़ों को उन्होंने बड़े करीब से देखा है। इसलिए आज हमको बहुत ही एकदम से सच्ची बातें सुनने को मिलने वाली है, और वो भी ऐसी बातें जो हम लोग जानना भी चाहते हैं। लगता है कि अरे अशोक कुमार कैसे करते होंगे, किशोर कुमार का क्या, यानी इस तरह से हमारे मन में चलता, अमिताभ बच्चन का क्या है,
ये अंदर की बात हम जानना चाहते हैं ना, अंतरंग बातें, तो बस शर्मा जी हमको बहुत सारी अंतरंग बातें सुनाएंगे। तो किशन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगी क्योंकि आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और इसके साथ ही मुझे मालूम है कि 5 बार जो हमारे देश के अलग अलग राष्ट्रपति हुए हैं उनसे भी शर्मा जी सम्मानित हो चुके हैं, और उसके साथ तो ढेरों सम्मान उनको वैसे मिले हैं। लेकिन आज मैं शर्मा जी के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि जब आकाशवाणी से जब वो 28 वर्षों से जुड़े थे, आकाशवाणी रेडियो शुरू करो और आकाशवाणी है, ये आकाशवाणी है, ये बोलते से ही सब लोग बोलने लगते थे, अरे ये तो किशन शर्मा जी की आवाज़ है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो झट हम अमिताभ बच्चन को उससे जोड़ देते हैं। गीतमाला को हम हमेशा अमीर सयानी से जोड़ देते हैं, और वैसे ही हम हमेशा विविध भारती की जो इतने सारे बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम जो आया करते थे, बेला के फूल, छाया गीत और भूले बिसरे गीत, ये सारे जो इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है आकाशवाणी में विविध भारती से, वो सब हमारे किशन शर्मा जी ने ही प्रारंभ किए हैं। तो किशन शर्मा जी, आज हमको आप बहुत सारी बातें, ये सारे कार्यक्रमों के से लेकर तो भी सेलिब्रिटीज से लेकर बहुत सारी बातें आपसे करनी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी शर्मा जी कि जैसे आपकी जो पहचान है वो तो एक वरिष्ठ उद्घोषक के रूप में आकाशवाणी में हुई है, आपको तो रेडियो मैन भी बोला जाता है, और आपने हमेशा चाहा है कि आपको रेडियो मैन से ही पहचाना जाए, जबकि आपको टीवी में जाने के भी मौके मिले, लेकिन आप उसमें गए नहीं क्योंकि रेडियो से उन्हें बहुत ही लगाव रहा है। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ आपको मिलते रहते थे, और जैसा कि हम पर्दे पे देखते हैं तो उनकी जो हमारे सामने एक इमेज रहती है, परंतु जो आप असली रूप में उनको जब देखते हैं और उनके व्यवहार और उनका सब कुछ, तो थोड़ा सा हमको इन जनरल बताइए, फिर धीरे धीरे हम एक एक सेलिब्रिटीज़ पर आएंगे, लेकिन एक ऊपरी एक खाका हमें खींच के बताइए। पहले तो ये बताइए पूर्णिमा जी कि ये जो आप लोगों के साक्षात्कार लेती हैं, जी जी, तो आप तो दुनिया भर में घूमती हैं जी, अब तक आपने कितने लोगों के साक्षात्कार लिए और इनका चुनाव आपने कैसे किया? हाँ शर्मा जी, आपने मेरे से बहुत अच्छी बात पूछी है, लेकिन बात यह है कि आज ऐसा हुआ है कि हम उल्टे बैठे हैं। हमेशा आप लोगों से पूछते रहे, लेकिन आज ऐसा है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, और मैं थोड़ा सा भी समय गंवाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बात यह है कि हमारे जो बैठे हुए दर्शक हैं उनको तो इतनी सारी बातें आपसे सुननी है, और यदि मैं अपने बारे में बताने लग जाऊंगी तो बात समय कम पड़ेगा, और वो बातें मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तो आप हमें पहले बताइए कि इन जनरल ये सेलिब्रिटीज़ का कैसा व्यवहार रहता है, क्या इनकी दुनिया रहती है, क्योंकि चमक धमक की दुनिया ही हम देख पाते हैं। मैं आपको बताऊं जी, मैं बहुत भाग्यशाली रहा जी कि मैं उस जमाने में रेडियो में रहा जी, जब चाहे समाचार हो, चाहे जानकारी हो, जी चाहे मनोरंजन हो, नाटक हो, गीत संगीत हो, केवल रेडियो ही एक माध्यम था। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आज जैसा नहीं था बिल्कुल नहीं, कि हजारों चैनल चल रहे हैं, टीवी के भी, रेडियो के भी, कहाँ क्या हो रहा है किसी को याद और नहीं। इतने चैनल के कारण कंफ्यूज हैं हम। कंफ्यूज है। उस समय मैंने खुद देखा हुआ है जी कि लोगों का रेडियो ऑन हो गया, जी, रात को वो सो गए, रेडियो ऑन ही है, बिल्कुल बिल्कुल, और सुबह जब हमारी टोन और सिग्नेचर ट्यून बजती थी उससे लोग उठते थे। बिल्कुल, तो वो जो जुड़ाव जी हम लोगों को मिला, जी, वो भाग्य की बात है। बिल्कुल। और उस समय क्या था कि जो न्यूज़ पढ़ने का ढंग, या आप जैसे कोई मन संचालन कर रहे हो, या आप कोई उद्घोषक के रूप में जो कोई कार्यक्रम के बारे में बता रहे हो, तो क्या होता था कि इतने ध्यान से और इतना
स्पष्ट रूप से हमको हर बात समझती थी कि हम इमेजिन कर लेते थे कि जब आप किसी संगीतकार के बारे में बोल रहे हैं तो क्या हो रहा होगा। लेकिन आज हम लोग चैनल ही बदलते रह जाते हैं, एक भी चैनल ढंग से न देखते हैं न सुनते हैं। नहीं, हमारे शुरू के ही जो मार्गदर्शक रहे जी मुझे एक चीज शुरू में बताई गई थी, 1963-64 की बात कर रहा जी हूँ जी कि आप रेडियो पर बोल रहे हैं, ये मत सोचिए कि आपको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, हाँ हाँ और ये भी मत सोचिए जी। कि आपको कोई नहीं सुन रहा। हाँ मुझे कहा जाता था कि रेडियो में ऑन और ऑफ स्विच इसीलिए होते हैं हाँ हाँ कि जब किसी को नहीं सुनना है तो बंद कर बंद दो। कर देगा, करेक्ट, बिल्कुल। आप तो आपका सबसे प्रिय मित्र है माइक, हाँ वो आपका मित्र है, जी आप उससे बात कर रहे हैं, जी 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 तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। बनावटी होने की जरूरत नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल। वैसे मैं माइक तो से तब बात कर हमको मालूम है, हम भी जब रेडियो सुनते थे तो हमारा भी लगाव हो जाता था। जी। यानी हम हर एक न्यूज सुन रहे देवकी नंदन जी हाँ। पांडे, तो एकदम हमको लगता था कि Yes। यानी ये सारी अब चीजों। आपने नाम लिया इसलिए बताता हूँ, देवकीनंदन पांडे साहब, जी चाहे लड़ाई हो रही हो देश में, हाँ चाहे कितना भी भयंकर युद्ध हो, जी कोई दुर्घटना हो जाए जी या कोई बहुत खुशी की बात हो जाए, उनका एक लेवल पर बोलना रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय स्तरीय लगता था सब कुछ। तो वो सूचना देना होता था। जी बिल्कुल। मैं एक किस्सा यहाँ बताना चाहूँगा। जी जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ, तो मैं उस समय रेडियो में नहीं था लेकिन नौकरी कर रहा था। जी 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 मैं अजमेर एजुकेशन बोर्ड में था। जी तो जिस अनाउंसर को ये कहना था कि हम दुख के साथ समाचार देते हैं जी कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया, जी उसको जाकर जब बताया गया कि ये बोलिए, हाँ तो वो इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि उसने कहा हम बड़े दुख के साथ समाचार देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद वो बोल नहीं पाई, रोने लगी। अब हमारे बीच नहीं रहे, वो बोल नहीं सकी, वो रोने लगी। जी आपको आश्चर्य होगा कि उस अनाउंसर की नौकरी चली गई। ओ अच्छा। उस समय का देखिए वातावरण। जी अब हम बनावटी लोग रोते हैं ना, रोने वाली बात नहीं है। तो वो जो शो चलते रहते हैं उसमें जबरदस्ती आके सब लोग ऐसे ऐसे ग्लिसरीन के आंसू हो गए अभी आर्टिफिशियल। वो क्यों उसे हटाया गया? जी जी उससे अधिकारियों ने कहा तुम्हारा काम सूचना देना है, बिल्कुल, हंसना या रोना नहीं है। हाँ तो हम लोगों को ये सिखाया जाता था। जी 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 जैसे मैं आज अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जी वैसे मैं घर में लोगों से बात करता हूँ, बिल्कुल, वैसे बाहर किसी से बात करता हूँ, और वैसे ही रेडियो पे बोलता था बिल्कुल कि भाई ये गाना है। हम सब सुनते रहे। जी, जी। अरे किशन जी, आपको कौन नहीं जानता, जैसे कि आप नागपुर के रहने वाले हैं, तो अभी तो आप यहाँ रह रहे हैं दूसरे किसी स्थान प्रशांत नगर में, लेकिन जब आप शिवाजी नगर में थे जी, जी, तो शिवाजी नगर में तो अच्छा किशन शर्मा जी रहते, इस तरह से भी लोग जानते थे। इतना मतलब जुड़ाव था सभी से। सही बात। सच बात है ना। अब जो बड़ी आर्टिफिशियल दुनिया जो होती जा रही है, तो शर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अनूप जलोटा जी जो हैं, जी उनके कुछ भजन हमने सुने, जी जिस तो पता चला कि वो भजन आपके द्वारा लिखे गए हैं। तो ऐसा कौन सा, यानी कौन सा भजन, थोड़ा एक दो ये बताइए लाइनें की जो अनूप जलोटा जी ने गाए हैं। देखिए ऐसा है, अनूप जलोटा जी की महानता है जी कि वो तो सारे गीतकार उनके पास आते हैं जी रचनाएं लेके। जी 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 उन्होंने मेरी कुछ रचनाएं गा दी तो मैं लोकप्रिय हो गया। मेरे लिखने की बात नहीं है, पर बात ये कि वो स्वीकृत भी तभी करते हैं गाने के लिए जब उनको उसके बोल, उसके शब्द और वो जो लय, यदि उन्हें लगता है कि ये है तो ही वो गाते हैं। तो ये तो आपकी बड़प्पन है कि आप बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन मेरे को मालूम है कि आप खुद भी गाते हैं, आप गीत लिखते भी हैं,
और साथ में आप तो यानी मैं बताती हूँ कि आप हर क्षेत्र में आप दखल रखते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आपने 3-3, 4-4 किताबें तो अभी मेरे सामने पढ़ी है जो आपने अभी आपकी प्रकाशित हुई है, और इसके पूर्व भी आपकी कई पुस्तकें आई, आपके स्तंभ आते रहे हैं। तो आप में बहुमुखी प्रतिभा जिसे बोलते हैं। एक पुरानी कहावत है, जैक ऑफ ऑल। जी वो आप कह सकती हैं। मैं मास्टर किसी चीज का नहीं हुआ। नहीं, असल में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि देखिए, जब आपके रेडियो के प्रोग्राम आते थे और कई जो उस समय, आज तो रेडियो पर नए लोग आ गए हैं, लेकिन उस समय के जो आपको सुनने वाले लोग थे वो आज भी इस बात को बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ एक मनोरंजन के लिए ही रेडियो को सुनते थे, ऐसा नहीं है। उससे हमारी भाषा भी अच्छी होती थी, जानकारियाँ मिलती थी, और हर क्षेत्र की, मतलब जैसे यदि मान लो कोई गाना बज रहा है और उस गाने में कोई संगीत है, कोई वाद्य यंत्र बज रहा है, तो किशन शर्मा जी हमें उस वाद्य यंत्र के बारे में भी बताते थे, और उस वाद्य यंत्र को जो बजाने वाले हैं उनका नाम और जानकारी भी देते थे। इस तरह से एक संगीत में जो एक लगाव और रुचि वो श्रोताओं में भी बढ़ने लग जाती है। तो ऐसा आप मुझे बताइए कुछ ऐसा एक आध कुछ उदाहरण के तौर पे कि जिसमें कि आपने कभी ऐसे वाद्य यंत्र के बारे में बात की हो कुछ। और शर्मा जी, आपने तो जैसे जो वाद्य यंत्र जो बजाते हैं वो उनका पूरा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। उसके 25 कार्यक्रम किए। हाँ, देखिए यानी सीरीज। जी बिल्कुल, 25 कार्यक्रम एक ही विषय को लेके। हाँ। किसी और कार्यक्रम में नहीं हुआ होंगे। उसका नाम क्या था? वाद्य नहीं, वैसे छाया गीत में आया वो। अच्छा। लेकिन वाद्य और वादक मैंने शीर्षक रखा। वाद्य और वादक, अरे वाह। और वो हुआ ऐसा था कि मेरी एक आदत थी जी कि खाली समय में इधर उधर की बातें ना करके स्टूडियो में जाना, जी रिकॉर्ड लेके बैठ जाना, सुनते रहना किस रिकॉर्ड को मैं क्या कर सकता हूँ। अब वैसे टेक्निकल बात है, लेकिन 78 आरपीएम का रिकॉर्ड, 45 आरपीएम का रिकॉर्ड, 33 आरपीएम का रिकॉर्ड, और आकाशवाणी के अपने रिकॉर्ड होते थे जो अंदर से बाहर की तरफ बजते थे, वो बाहर से अंदर नहीं बजते थे। तो उन सब में मैं क्या कर सकता हूँ, ये दिमाग में घूमता रहता था। तो एक रिकॉर्ड में सुन रहा था, हकीकत फिल्म का था। अच्छा। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। जी जी। वो रिकॉर्ड सुनते सुनते मैं करीब 25 बार सुना। दिमाग में एक सवाल आता रहा कि रफी साहब ने ये गाना बहुत अच्छा गाया, लेकिन जितना अच्छा उन्होंने गाया उतनी अच्छी वायलिन बजी, तो वायलिन किसने बजाई? जी जी जी। तो उस जमाने में एक हम लोगों के लिए बड़ी साधारण बात थी कि हम फिल्म वालों से बात करें। क्योंकि मैं जैसा कहा कि एक ही माध्यम था उस जमाने में, बहुत अच्छा था वो। यानी तो फिल्म वाले जब नई फिल्म आती थी तो गानों के रिकॉर्ड लेके आते थे। अच्छा। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अभिनेता, अभिनेत्री, गीतकार, संगीतकार, सब लोग, गायक, गायक। अच्छा। वो सब आके कहते थे साहब ये गाना रिकॉर्ड रेडियो पे बजाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता था बिल्कुल बजेगा, और इसीलिए आपके सारे संबंध इन लोगों से आए, ऐसे बजे, क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों के ये होते थे। अब तो सेक्रेटरी ये वो दुनिया भर का ये हो गया है, लेकिन तो फिर क्या हुआ? तो मैंने मदन मोहन जी को फोन किया। उनका म्यूजिक था। मदन जी से मैंने कहा, मदन भाई साहब ये गाना मैं सुन रहा था, इसमें रफी साहब के बराबर बिल्कुल वायलिन बजी है। अच्छा। तो ये किसने बजाई? ओके। तो मदन साहब तो जरा अपने मूड में रहते थे हर समय। तो तुझे क्या करना है? मैं साहब मैं उस वादक कलाकार का नाम रेडियो पे बोलना चाहता हूँ। वो बोलेगा। और ये कितना अच्छा है कि आपको संगीत की पहचान है कि आपने ये बात पकड़ी कि यानी मोहम्मद रफी गा रहे हैं, लेकिन बाद में वो वायलिन बज रहा है। जी 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 जी। तो बोले अगर नाम बोलेगा तो ठीक है बोल। प्यारे ने बजाया। अच्छा। प्यारे ने बजाया और उन्होंने फोन रख दिया। कौन प्यारे? अच्छा जी। फिर दिमाग में आया कि रफी साहब से ही बात करूं। तो मैंने मोहम्मद रफी साहब को फोन किया। उन्होंने फोन पे कहा, शर्मा साहब क्या करेंगे आप जान के, बड़ा सुरीला बच्चा है अपना प्यारे। अच्छा। अब अपना प्यारे, उसके आगे क्या? तो
दिमाग में फिर आया कि मदन मोहन साहब के असिस्टेंट थे मास्टर सोनिक। अच्छा। सोनी कोमी म्यूजिक डायरेक्टर हाँ, थे, सोनी कोमी, हाँ। तो वो चाचा भतीजा थे। अच्छा अच्छा। तो सोनिक साहब नेत्रहीन थे, हाँ, हाँ। लेकिन बहुत गुणी कलाकार हाँ, थे। हाँ, हाँ। उनको मैंने फोन किया, तो बोले शर्मा जी क्या करोगे नाम जान के? मैं साहब मैं रेडियो पे नाम देना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। बोले ऐसी बातें मैं फोन पे नहीं बताया करता, घर आइए हाँ। चाय पीजिए फिर बात करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैं अगली सुबह पहुंच अच्छा। गया उनके जी, घर जी, सांता क्रूज में। जी जी। जाकर मैंने कहा मुझे ये जानकारी चाहिए। बोले यार बैठो। हाँ हाँ। अंदर गए, हाँ। ब्लाइंड आदमी देखिए, अच्छा। खुद चाय बना कर लाए, ओ। चाय दी। अच्छा। चाय पीते पीते बोले नाम तो कभी रेडियो पे आता नहीं किसी वादक का, हाँ हाँ आप कैसे देना चाहते हो? हाँ। मैं साहब मेरी इच्छा है कि अगर किसी गाने में कोई इंस्ट्रूमेंट खास बजाए बिल्कुल तो लोगों को जानकारी दूं ये किसने बजाया। बिल्कुल, बहुत जरूरी चीज आपने की है ये। तो बोले अच्छा तो किस किस के नाम दोगे? मैं जो भी होंगे। जो भी बजाएंगे। तो उन्होंने ऐसे हाथ से हारमोनियम खींचा हाँ और एक गाने की धुन बजाई। हाँ वो गाना था पायल की झनकार रस्ते रस्ते हाँ हाँ। ढूंढ, उसमें हारमोनियम बहुत अच्छा बजा। अच्छा। मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ हाँ किसने बजाया? मुझे क्या मालूम, हाँ मैंने बजाया, नाम देगा मेरा? हाँ। मैं क्यों नहीं दूंगा? तो बोले फिर सुनो। तो ये ट्रेंड आपने बहुत अच्छी शुरू तो की। बोले ये क्योंकि देखिए यदि सिर्फ कोई गाता है तो वो गाना वैसा नहीं लगता जब संगीत उसके जी, साथ बजता है, और उनके नाम यदि हम नहीं दे रहे तो कितना गलत हो रहा था। तो मैंने कहा ये प्यारे कौन है? बोले अरे यार प्यारे लाल, हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का प्यारे लाल। अच्छा। मैंने कहा बाप रे। हाँ मैं फौरन प्यारे भाई के घर गया जी जी जी। और मैंने कहा प्यारे भाई इतने साल से अपनी दोस्ती है हाँ और मुझे पहली बार ये मालूम पड़ रहा है हाँ हाँ कि ये वायलिन आपने बजाई है। तो प्यारे भाई बड़े कम बोलते हैं और बड़े सकुचाते हुए रहते हैं। हाँ, हाँ। तो बड़े गर्वन झुका के बोले हाँ जी ये गुनाह भी मैंने किया। अच्छा, ये पहले की बात सच में मैंने कहा यार मैं ये अब रेडियो पे लेने वाला हूँ। हाँ तो बोले आपको और गाने भी तो लगेंगे? मैंने कहा हाँ लगेंगे। हाँ तो उन्होंने कुछ गाने और बताए जिनमें अलग अलग हाँ, म्यूजिशियन के नाम बताए। हाँ। अगले दिन मैं शंकर जी से मिलने वाला था, शंकर जी किशन के शंकर जी। तो हम लोग हमेशा CCI के मैदान में चाय पीते थे। अच्छा चाय और वो लाला पूरी बोलते थे सेव पूरी को, अच्छा वो खाना चाय पीना। अच्छा। और शंकर जी से लोग डरते थे इसलिए कि वो कभी भी गुस्से में आ गए तो घूंसा मार देते थे। अच्छा, शंकर जयकिशन जो। हाँ जी। अच्छा। शंकर जी तो पहलवान आदमी थे ना एकदम। तो मेरे से उनकी इसलिए जमती थी कि मैं म्यूजिक के अलावा कोई बात नहीं करता था। तो मैं ऐसी ही बात करता रहा और मैंने कहा शंकर जी मुझे बताइए कि मैं पिया तेरी तू माने या ना माने, इस गाने में बांसुरी किसने बजाई है? अच्छा। तो बोले पन्नालाल घोष। ओके। और बोले इसमें एक जानकारी तो देना हाँ कि पन्नालाल घोष जब ये गाना बजाने आए तो उनको सुनाई कम देता था। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा कि शंकर जी मुझे हाँ लता जहाँ गा रही है हाँ हाँ। कांच के बिल्कुल सामने मैं बैठूंगा, अच्छा उसके होठ देखूंगा अच्छा। वो क्या गा रही है और फिर बजाऊंगा। बांसुरी बजाऊंगा। हाँ। बाप रे, और क्या कलाकार। बोले उस समय हालांकि मैंने एक असिस्टेंट उनके पीछे खड़ा किया था जो उंगली से 4 3 2 1 बजाता था, लेकिन वो लता को देख लेते। अच्छा, उनके उसके होठ से कैसे अल्फाज निकल रहे हैं और वो बजाते थे। बांसुरी बजा रहे हैं। तो मैंने कहा कमाल है, ये और जानकारी मिल गई। फिर मैंने कहा सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, हाँ हाँ उसमें सरोद। हाँ। बोले अली अकबर खान। अच्छा वो बजाते नहीं थे फिल्मों के लिए, मैंने जबरदस्ती बजवाई। अच्छा। फिर मैं ऐसे 2-3 गानों की जानकारी लेता रहा। जी जी। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, उसमें अकॉर्डियन। अच्छा। उन्हें गुड़ी सरवई। पर आपको सभी ये वाद्य यंत्र इतने मालूम है? मैं रिकॉर्ड सुनता रहता था ना। अरे वाह।
नहीं, पर दिन भर यही काम क्या है, चालू था। उद्घोषक बनने के लिए ये सारे जो गुण हैं, ये चीजें यदि नहीं है तो देखिए आप जस्टिस कर पाए, न्याय कर पाए अपने कार्य के साथ, कि आपने न सिर्फ गायकों को सामने लाया, उनके बारे में बताया, लेकिन वो गाने जो हिट हो जी। गए उसके पीछे जो ये सारे वाद्य यंत्र बज रहे हैं उसकी जानकारी के साथ वो जो वादक जी। हैं उनको भी आपने सामने लाने का जो काम किया, तो शर्मा जी मैं तो आपका इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपने बहुत बढ़िया कार्य किया। और उन जो वाद्य बजाने वाले वादक हैं, मतलब जो आप बता रहे हैं कि उनको सुनाई नहीं आ रहा है तो वो ओठ देखकर बांसुरी बजा रहे, तो ये कितने महान कलाकार हमारे हुए हैं। तो फिर मैंने उनसे बहुत-बहुत पूछा, बड़ा- मैंने उनसे हाँ, पूछा हाँ, कि दोस्त दोस्त ना रहा और दिल के झरोखे में तुझको बिठा के, हाँ, हाँ, इसमें पियानो बहुत अच्छा बजा है, हाँ, हाँ, ये किसने बजाया? अच्छा तो शंकर जी बड़े अकड़ के बोले मैंने बजाया। अच्छा, तो मैं हंस दिया। हाँ, मैं, शंकर जी आप तबला बजाते हो हाँ, और भी 2-3 इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, ये मैं मानता हूँ, जी जी, लेकिन अब हर चीज को आपको पियानो भी मैंने बजाया, हाँ, तो एकदम तो तुझे विश्वास नहीं है? हाँ, मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, खींचते हुए ले गए सीसीआई के पियानो रूम में। अच्छा, वहां बैठे, दोनों हाथ दोनों पैर से उन्होंने ये दोनों गाने बजाए पियानो पे, अच्छा, रोंगटे खड़े हो गए, यानी क्या दोस्त दोस्त बजाना। न रहा, प्यार जी। प्यार न रहा, उसमें उन्होंने और बताया। हाँ, और ये दिल के झरोखे हाँ, दिल में, के झरोखों से, हाँ, जिसमें तो शम्मी मैं- कपूर ये थे। हाँ एक्टर। हाँ, हाँ, तो मैं रियली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने उनके पैर छुए, मेरा शंकर जी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये तो कमाल की जानकारी है। सच में बिल्कुल। फिर वो 8 गाने मेरे हो गए, हाँ। तो मेरा एक प्रोग्राम छाया गीत का हो जी गया। जी जी, मैंने वो छाया गीत का प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर दिया। अच्छा, जिस दिन वो ब्रॉडकास्ट हुआ रात को, उस समय 10 से 10:30 बजे रात तक हाँ, हाँ, छाया गीत आता था। अच्छा, हाँ, तो अगली सुबह एक फोन आया मेरे घर पे, उस समय मोबाइल तो थे नहीं, बिल्कुल, तो टेलीफोन की घंटी बजी, मैंने उठाया, तो उधर से आवाज आई, किशन जी मैं लता। अच्छा, एक सेकंड को धक हो गया मैं। अच्छा, लता मंगेशकर ने आपको फोन किया। तो मैंने कहा बोलिए क्या हुक्म है? हाँ, भैया कल रात में कार में बैठे बैठे आपका प्रोग्राम सुन रही थी, हाँ, हाँ, जो चीज हमें करनी चाहिए थी वो आपने की, मुझे बहुत अच्छा लगा। म्यूजिशियंस को इस तरह से उभार कर पेश करना, किशन भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है। और ये सभी कलाकार है ना, ये सभी सामने आना चाहिए। और बोले आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हाँ, हाँ, तो मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगी। हाँ, कुछ गाने आप चाहें तो अभी नोट कीजिए। जी जी, उन्होंने कुछ गाने बताए, इसमें किसने क्या बजाया। जी जी जी, उसके बाद लता जी के बाद मन्ना डे साहब, जी, नौशाद साहब, खयाम साहब, फिर प्यारे लाल जी, उसके बाद उत्तम सिंह जी, जी, ये सब लोग मेरे से जुड़ते गए, जुड़ते गए। गाने बताते गए किसने क्या बजाया। हाँ, हाँ, एक दिन प्यारे लाल जी ने मुझे कहा, किशन जी ये वादक कलाकार बहुत झूठे होते हैं, कोई भी आके कहेगा अपनी पब्लिसिटी के लिए कि ये मैंने बजाया, हमेशा क्रॉस चेक करना। अच्छा, मैंने कहा साहब मैं क्रॉस चेक इसलिए करता हूँ हाँ, कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर से भी पूछता हूँ, हाँ, गायक से भी पूछता हूँ। बराबर, बोले नहीं एक और जरूरी है, हाँ, हाँ, ये लोग भूल जाएंगे, हाँ, अरेंजर से पूछो, अच्छा, वो उसको सब मालूम होता है कि किसने क्या तो बजाया। अरेंजर क्या करते हैं? अरेंजर माने जो म्यूजिक डायरेक्टर ने धुन बनानी, हाँ, हाँ, वो खड़े होके बजवाना गवाना वो सारा वो करते जो हैं। ऐसे ये जो जी, 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 जी। अच्छा, अच्छा, ओके ओके, तो उत्तम सिंह उस समय सबसे बड़े अरेंजर, अच्छा, बाद में म्यूजिक डायरेक्टर भी हो गए, ओके ओके। उन्होंने मेरी बहुत मदद यानी की। आप देखिए, आप जो काम कर रहे थे उसको आप सभी से पूछ कर ये Yes, करके yes. प्रोग्राम दे रहे जी। थे। कितनी मेहनत के बाद आपके कार्यक्रम आते थे, इसलिए वो इतने सफल होते थे, इतने लोकप्रिय होते थे। और मैं तो बोलती हूँ कि आपके कार्यक्रम सर्वप्रिय थे। नहीं ऐसा और नहीं मैं है। एक पूछना चाहूंगी शर्मा जी की, घर आया मेरा परदेसी, जी। ये एक बहुत ही लंबा गाना जी। उस समय का था, 18 मिनट का। तो वो उस गाने के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। नहीं मुझे शंकर जी ने ही ये बताया था। हाँ, राज कपूर साहब तो एक
फिल्म निर्माता के रूप में चीजें बताते थे, लेकिन म्यूजिकल जो था वो शंकर जी बताते थे। और शंकर जी का यह था कि अगर म्यूजिक की आप बात कर रहे हैं तो वो एक एक बारीक से बारीक चीज आपको देंगे। तो हमारा वो CCI का मैदान, लाला पूरी और चाय और म्यूजिकल बातें। उन्होंने कहा कि भाई उस जमाने में 18 मिनट का गाना कोई सोच नहीं सकता था। राज साहब के दिमाग में था कि मुझे ये ड्रीम सीक्वेंस देना है। तो हम लोग काफी मेहनत करते रहे, जितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे सबको बुलाया। भूतों की आवाज के लिए हजारा सिंह और वाइन शिपले दोनों को लगा दिया। गिटार पे ये आवाजें निकाल। तो बोले वो सारा किया, कोरस पूरा ऑर्केस्ट्रेशन 200 वादक बजा रहे हैं, यानी उस एक गाने के लिए 200 वादक। उधर कोरस की वॉइसेस और लता मंगेशकर और मन्ना डे, ये 2 गा रहे हैं। तो बोले हमने उस गाने को 4 भाग में रिकॉर्ड किया। क्योंकि सबसे लंबा गाना, इतना लंबा गाना एक सम होता नहीं था। नहीं होता है। तो पहले हमने ओम नमः शिवाय से वो शुरुआत की, एक पार्ट। दूसरा है तेरे बिना आगे चांदनी, वो एक पार्ट। उसके बाद भूतों की आवाज और मन्ना डे, ये नहीं है जिंदगी। और उसके बाद मैंडोलिन से शुरू होता है घर आया मेरा परदेसी, वो डांस सीक्वेंस। और उसके बाद डांस का म्यूजिक। तो कितने मिनट का हो गया? 18 मिनट। 18 मिनट। और फिर उसको जोड़ के हमने एक गाना बना दिया। री रिकॉर्डिंग नहीं होता था, इतनी सी भी मिस्टेक हो गई तो पूरा गाना फिर से रिकॉर्ड होगा। आज जैसा नहीं है गए जरा सा पैच कर दिया, एडिट करा, ये करा, वो किया। पूरा गाना तो एक एक आदमी तैयार बैठता था कि मुझसे गलती ना हो जाए। तो बोले वो जब गाना बन गया तो हम लोग राज साहब के साथ बैठ के RK स्टूडियो में बैठ के सुन रहे हैं, और राज साहब आंख बंद करके बस ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं। उनके दिमाग में पिक्चराइजेशन चल रहा है, हमारे दिमाग में गाना चल रहा है। और जो राज कपूर है उनको भी ये नॉलेज था संगीत, बहुत ज्यादा। वो उनका एक किस्सा मैं आपको बताऊं। एक शंकर जयकिशन नाइट रखी गई थी, उसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। और उसमें असली उद्देश्य ये था कि मेरा नाम जोकर को प्रमोट करना था। तो उसके गाने मेन रूप से प्रस्तुत करने थे। सब गाने वाले थे, रफ़ी साहब, मुकेश जी, मन्ना दा, लता जी, शारदा जी और शंकर जयकिशन का पूरा ऑर्केस्ट्रा। एंड टाइम पर कलकत्ता से सूचना आई हवाई अड्डे से कि लड़ाई शुरू हो गई थी, तो कलकत्ता का एयरपोर्ट बंद हो गया। तो मन्ना डे फ्लाइट से नहीं आ पाएंगे। तो वो सूचना लेके नेवी का एक आदमी दौड़ते हुए आया। बोले साहब ये मैसेज है। मैंने शंकर जी को बताया। मैं शंकर जी से पूछा, मैंने आगे क्या करना है? चलने दो गाने चलने दो। जब इस गाने का नंबर आया, ए भाई जरा देख के चलो, तो मैं शंकर जी से एक गाना पहले पूछा, इसका तुम अनाउंस करो, देखेंगे। तो मुझे क्या लगा कि नीरज जी आए हुए हैं, शायद शंकर जी बोलेंगे कि नीरज का, तो नीरज गाएंगे। तो मैंने अनाउंस किया, बोले गाने वाला कौन है ये मत बताना, मन्ना डे ने गाया ये बता दो, वहां कौन गा रहा है मत बताना। मैंने पूरा अनाउंसमेंट कर दिया। म्यूजिक शुरू हुआ, ए भाई जरा देख के चलो। उस बीच मैंने देखा कि राज कपूर साहब एक एक स्टेप मंच पर आ रहे हैं। तो म्यूजिशियंस को भी लगा कि शायद राज साहब इस गाने के लिए कुछ कहने आ रहे हैं। तो म्यूजिक रुक गया। और शंकर जी ने पलट के देखा, म्यूजिक क्यों बंद हो गया? अरे अच्छा। तो म्यूजिशियंस ने इशारा किया राज साहब
हाँ। अरे राज साहब ये गाना गाएंगे, बजाओ म्यूजिक। फिर से म्यूजिक शुरू हुआ। अच्छा तो वो गाए, राज साहब ने गाया, आज पता चल रहा है। कोई हाथ में कागज नहीं, अच्छा कोई रिहर्सल नहीं, हाँ। और इतने एटीज, एक पाँव इधर एक पाँव उधर, अच्छा। ऐसे नाचते डोलते अरे क्या, और मन्ना डे जैसा ही गाए, बल्कि उससे अच्छा ये गाए। तो शर्मा जी एक नई जानकारी है कि राज कपूर इतना अच्छा गाते भी थे। ए भाई जरा देख के चलो जैसा गाना, वही तो। और बगैर कोई कागज हाथ में रखे। अच्छा अगले दिन मन्ना दा आए तो मुझे फोन किया, हाँ किशन जी क्या हुआ कल? हाँ हाँ मैं ऐसा वैसे ऐसे राज साहब ने गाना गाया। तो बोले अरे मुझे राज साहब के पास जाना पड़ेगा, ही इज ए ग्रेट आर्टिस्ट। हाँ सच में। और वहां जाके उन्होंने राज साहब को धन्यवाद दिया, हाँ माफी मांगी कि भाई मैं नहीं आ सका। लेकिन क्या चीज उस समय होती थी। सच में, और एकदम मतलब ऑन द स्पॉट कुछ कर Yes, लेना। yes, yes. नहीं तो कैसा घबराहट होती कि अभी बिल्कुल। कौन गाएगा, क्या Yes, होगा, यानी कोई इजी बात नहीं है इतना लंबा गाना। मैं तो ये सोच सकता था उस समय जी जी कि ये गाना शायद मैं गा दूं। हाँ आप यानी कोई भी, हाँ, आप तो इतना अच्छा गाते ही रहे लेकिन हैं। जब मैंने देखा तो मैं तो हैरान रह गया कि राज साहब ने इतने अच्छे ढंग से गाया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा शर्मा जी, जैसे एक वसंत बहार, जी। इसमें जैसे मन्ना डे कुछ एक किस्सा है, आपने जो ये सब इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है, जी जी उसमें कहीं मैंने देखा कि मन्ना, ये जो अपने भीमसेन हाँ, जोशी हैं, भीमसेन जोशी। उनके कंपटीशन में वो गाना गाया जाना था, जो शायद, जो भी किस्सा आप ही बताइए। नहीं, वो जैसा सीन बनाया गया था फिल्म का, जी उसमें ये था कि एक शास्त्रीय संगीत के उस्ताद हैं और भारत भूषण जी हीरो थे। हाँ तो वो राजा के दरबार में अपनी उस्तादी दिखा रहे थे, हाँ हाँ और ये गायक, हाँ इसको लोग जरा अलग मानते थे कि पागल जैसा है, अच्छा उसने उनको हराया। अच्छा और तब राजा जी ने उसको सत्कार किया। हाँ। तो शंकर जी तो बहुत ही खड़ दिमाग थे ना, उन्होंने कहा, दिमाग में सोच लिया कि भीमसेन जोशी से गवाएंगे, और भारत भूषण के लिए मन्ना डे का प्लेबैक चल ही रहा था। हाँ हाँ तो उन्होंने भीमसेन जी से जाके बात की, पंडित जी आपको ये गाना गाना है? बोले हाँ गाएंगे, हमारे मुकाबले कौन होगा, हाँ आमिर खान है कि कौन है कि कौन है? हाँ उन्होंने कहा नहीं, मन्ना डे है। अरे वो फिल्मी गाने वाला, हाँ और वो हमें हराएगा। हाँ, यानी वो हाँ, तो मूवी में दिखाएंगे। हाँ तो बोले साहब ये तो ऐसा ही है। हाँ हाँ ठीक है, बोले रिहर्सल में देखेंगे। हाँ हाँ अब शंकर जी ने मन्ना डे को फोन किया। हाँ मन्ना डे बोले यार पागल हो गए हो शंकर जी, हाँ पंडित भीमसेन जोशी जी को मैं हराऊंगा, संभव ही नहीं है। और मन्ना डे बम्बई छोड़ के भाग गए, अच्छा 15 दिन नहीं आए। हाँ 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 ये सोच के कि अब उन्होंने कुछ अरेंजमेंट कर लिया होगा। लौट के आए तो शंकर जी ने फिर फोन किया, अच्छा तैयारी करके आ गए। ओह माय गॉड, अच्छा 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 तो बोले क्या भाई काहे की तैयारी? बोले वो गाना तुम्हें गाना है। अच्छा तो फिर मन्ना डे ने कहा अगर ये जिद है तो मुझे 15 दिन और दीजिए। अच्छा और मन्ना डे ने फिर उसमें रगड़ाई शुरू की, घर में कोई दूसरा काम नहीं, वही गाना बस। अच्छा अच्छा तो ये उनकी तैयारी देखिए, जब रिकॉर्डिंग के लिए, रिहर्सल के लिए दोनों मिले, हाँ हाँ तो मन्ना डे ने हाथ जोड़ के भीमसेन जी से कहा, जी पंडित जी माफी चाहता हूँ मैं। बोले नहीं यार, देखते हैं अभी रिहर्सल में। हाँ जब मुकाबला शुरू हुआ जी और मन्ना डे साहब ने 2-3 ताने मारी, हाँ हाँ तो भीमसेन जी रुक गए। अच्छा बोले यार मन्ना, हाँ तू तो वास्तव में क्लासिकल का मास्टर है, अच्छा वाह 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 वाह, अब हम गाएंगे। हाँ तब वो गाना रिकॉर्ड हुआ, एक ही टेक में रिकॉर्ड हुआ, और दोनों ने जो गाया है वो तो आप देखिए। देखिए तब के मतलब वो जो एक दूसरे के प्रति कोई जेलसी नहीं, बल्कि एक दूसरे को वो आदर, encourage कर रहे आदर, हैं, आदर। उत्साहित कर रहे हैं कि और गाओ वगैरह, ये बातें अब देखने को नहीं मिल रही। मैं रफ़ी साहब और मन्ना दा का एक किस्सा आपको बताऊं। जी आजकल तो
किसी भी गायक से कहिए हाँ। कि भाई वो कौन है, वही तो। ये इस तरह का जी, टोन जी, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल गायक बाउंसर लेके चलते हैं, हाँ हाँ। बाउंसर गायक के आजू बाजू। उस जमाने में, सिक्योरिटी चाहिए सबको। उस समय बड़े से बड़ा हीरो भी हाँ। कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, आराम से। जैसे भी आप जो कुछ बता रहे हैं, राज कपूर के साथ आप हैं, इनके साथ जिस तरह आप लोग मिलजुल के रह रहे हैं और एक जी, जी। दूसरे से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप एक उद्घोषक थे, पर आपके संबंध देखिए कि आप उनसे पूछ रहे हैं ये क्या है, वो आपको बता रहे हैं। आज ये हम सोच भी नहीं सकते। नहीं, और वो आदर देते थे। जी, वो एक कहते दूसरे के प्रति थे, आदर। वो ये कहते थे मुझसे जी कि भाई हमें बनाने वाले आप लोग ही तो बिल्कुल, हो, बिल्कुल। इसलिए आप बड़े। तो एक कार्यक्रम में मन्ना डे साहब, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी, ये 3 गायक थे। संचालन मुझे करना था। जी तो अब ये तो दिमाग में आ गया कि भाई लेडी एक है तो वो बीच में गाएगी, लेकिन शुरू किससे करना, रफी साहब या मन्ना दा। तो मैं मन्ना दा से बहुत मेरे करीबी रिश्ते थे, तो सीधा मन्ना दा के पास गया। मैंने, दादा ये तो समझ में आ गया सुमन जी बीच में गाएंगी, शुरू किससे करो, आपसे या रफी साहब से। एकदम चिल्लाए, हाँ हु मेड यू अनाउंसर। हाँ, सच में। ये क्या हो गया अचानक मन्ना दा, ये क्या हुआ दादा, अपने आप को इतना बड़ा अनाउंसर समझते हो और ये समझ में नहीं आता कि रफी के बाद मन्ना डे को कौन सुनेगा। अच्छा। पहले मैं गाऊंगा, हाँ। फिर सुमन, फिर रफी से एंड होगा, अच्छा। तो लोग आखिर तक बैठेंगे। देखो कितना रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। तो अब ये बताने के लिए मैं रफी साहब के पास गया। हाँ तो रफी साहब मुझसे कहते हैं, शर्मा साहब, हाँ मन्ना दा मेरे बड़े हैं, वो क्लासिकल के मास्टर हैं, हाँ उनके बाद मेरा सुर भी नहीं लगेगा, पहले मैं गाऊंगा। हाँ अब मैं तो मर गया, हाँ। अगर मैं कुछ भी करता हूँ जी जी जी। तो या तो मन्ना डा मेरे को मारेंगे जी, या रफी साहब मारेंगे। तो मैंने क्या किया, जैसे मेरी आदत थी, हाँ मंच पे जाके पहले एक धुन बजवाई, हाँ म्यूजिशियंस का परिचय दिया, हाँ जो आजकल कोई नहीं देता। देखिए, हाँ हाँ। मैं सब म्यूजिशियन का परिचय देता था। जी जी जी। एक बार आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं सीढ़ी की तरफ देखता रहा कि मंच पे कौन पहले आ रहा है। अच्छा देखा रफी साहब पट 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 ऊपर आ गए, अच्छा अच्छा। तो मैंने रफी साहब का अनाउंसमेंट कर दिया। हाँ लेकिन डर के मारे नीचे नहीं उतरा, कोने में खड़ा हो गया स्टेज पे ही, मन्ना दा नाराज होंगे। तो रफी साहब ने गाना शुरू किया। हाँ अब रफी साहब तो खुली आवाज के गायक, 1 घंटा गाए। अच्छा। उसके बाद काफी रफी साहब माइक पे बोलते नहीं थे, हाँ हाँ हाँ। उस दिन बोले, अच्छा। हाजरीन हाँ आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग मुझ जैसे नाचीज को सुन लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, लेकिन मैं जिसे सुनता हूँ और पसंद करता हूँ अच्छा अच्छा। वो है मेरे बड़े भाई मन्ना बाबू। वेरी गुड। कितना देखिए। एक गाना हाँ मन्ना बाबू ने गाया है, जी जी जी। लाजवाब गाया है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उस गाने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि ये गाना मेरे लिए बना था। अच्छा। लेकिन अगर मैं गाता तो शायद इतना अच्छा नहीं गा पाता हाँ 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 जैसा मन्ना बाबू गा गए। मन्ना बाबू, हाँ। मैं आपका वो गाना यहाँ बिगाड़ कर पेश करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। मन्ना ने नीचे खड़े हुए हाँ हाँ हाँ। और उन्होंने वो गाना गाया, बुद्धम शरणम गच्छामि, अच्छा। अंगुलीमाल फिल्म का। ओ अच्छा अच्छा। क्या गाए हैं वो। अब मैं देख रहा था मन्ना डे साहब सीढ़ियों के नीचे खड़े हुए रो रहे हैं अच्छा। और ये गा रहे हैं। ओहो। मैं वो क्या समय था शर्मा जी जो आपने देखा है। मेरे को तो सुन के ऐसा लग रहा है कि यानी आप जो बता रहे हैं वो बातें सिर्फ रोचक ही नहीं है, बहुत प्रेरक है, प्रेरक हैं और एकदम भावुक हृदय स्पर्शी है, दिल को छू रही है सारी बातें की संबंध हो तो ऐसे हो। तो फिर मैंने सुमन जी का अनाउंसमेंट कर दिया। सुमन जी ने 4 गाने गाए, उसके बाद मैंने मन्ना दा का अनाउंसमेंट किया। मन्ना दा स्टेज पे आए, वो दोनों गले मिल रहे थे, रो रहे थे। मन्ना दा स्टेज पे आए और आके बोले,
There can be thousands of Manna Day, but there is only one and only one Rafi. रफी, अगर ईश्वर मुझसे पूछेगा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं कहूंगा मैं रफी को सुनते हुए मरना चाहता हूँ। ओहो, अच्छा, रफी साहब वहाँ, ग्रेट ग्रेट। और फिर मन्ना दा ने कहा रफी बाबू, रफी मियाँ, हाँ आपने तो मेरे गाने को बहुत अच्छे ढंग से पेश कर दिया, जी, लेकिन मैं आपका एक गाना यहाँ बिगाड़ के पेश करना चाहता हूँ। वो गाना मुझे गाना चाहिए था, हाँ लेकिन मैं ऐसा गा ही नहीं सकता था जैसे आपने गा दिया। मेरी आवाज में थोड़ी हरकत रहती थी, आप तो चिपक के गाए हैं। और उन्होंने गाना गाया, मन रे तू काहे ना धीर धरे। ओहो, मन रे तू काहे न धीर धरे। क्या और रफी साहब गाना। बिल्कुल ऐसे खड़े हुए नीचे सुनने से, के बाद ऐसे दिल पूरा वहीं चला जाता है जब सुनते हैं जी। उस गाने को। तो वो गाना हुआ, खूब तालियां बजी। उसके बाद मन्ना दा ने अपने एक से एक गाने गाए, सुरना सजे से लेके आखिरी गाना था लागा चुनरी में दाग। ये जो दोनों का प्रेम मैंने देखा, आदर देखा, बिल्कुल, ये सुन के ना आज कहाँ है? बिल्कुल नहीं, अब तो मतलब एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के काम जा रहा है। कीचड़ भी नहीं है, कीचड़ भी संभाल कर रख लेते हैं। अच्छा शर्मा जी, एक और मैं बात पूछना चाहूंगी कि जो मन्ना डे थे, जैसे ये जो आप मंच संचालन जब जी, करते थे, जी। तो मन्ना डे के बारे में शायद ऐसा कुछ है कि वो जो कलाकार हैं उनको पहले ही पैसे जो भी उनकी जी। फीस है वो सब दे देते थे। ये कुछ ऐसा कुछ किस्सा मन्ना मेरे को बता- मन्ना डे साहब का वो घर से लिफाफे बना के लाते थे, अच्छा, और उस समय मैं ही अनाउंसर होता था, हाँ हाँ तो आते ही सारे लिफाफे मुझे देते थे और बोलते थे किशन जी गिव इट टू देम। अच्छा, तो एक दिन मैंने कहा, मुझे मालूम था हम भाईदास हॉल में प्रोग्राम कर रहे थे, हाँ तो उन्होंने मन्ना था ऑर्गेनाइजर ने तो आपको अभी तक पेमेंट नहीं किया, हाँ, फिर आप घर से लिफाफे बना के क्यों लाए? तो मन्ना दा ने कहा किशन जी, हु हैज बुक्ड देम फॉर द प्रोग्राम? यू, या देन इट इज माई ड्यूटी। ये गरीब लोग हाँ एक प्रोग्राम के कितने पैसे मिलेंगे वो घर से कैलकुलेट करके आते हैं, हाँ उसके बाद वो कहाँ खर्च करेंगे वो कैलकुलेशन होता है। अगर उन्हें पहले पैसे दे दिए तो वो निश्चिंत होकर सारा ध्यान प्रोग्राम में लगाएंगे, देखिए कितनी बड़ी बात है ये। और अगर नहीं दिए जी। तो वो सोचते रहेंगे पैसा मिलेगा कि नहीं, कम मिलेगा, आधा मिलेगा, बाद में मिलेगा, बिल्कुल। तो उनका प्रोग्राम से ध्यान हट जाएगा। और देखिए ना, यानी मैं बताती ना, आजकल तो ऐसा है कि पैसा काट लिया जाए, जी। उस पर ज्यादा ध्यान रहता है। मैं कई ऐसे गायकों को और ये- जानता हूँ जी भाई, आपने कि- इतनी बड़ी बात है ना, मन्ना डे, ये सब मैं बताती, इतनी ये ना प्रेरक, रोचक, जी। तो छोड़िए क्या प्रेरणा मिल रही है इन लोगों से। और ये हर फील्ड में इसको लागू किया जा सकता है कि जैसे पहले से पैसे लाके लोगों को दे देना, उनके बारे में इतना सोचना जी। कि बेचारे गरीब इससे यानी अपनी रोजी रोटी के लिए आते जी। हैं, बहुत बड़ी बात है। रफी साहब खाना खाने जब सब बैठते थे, जी, सारे म्यूजिशियंस के साथ खुद बैठते थे। अच्छा, जो वो खा रहे हैं वही म्यूजिशियन खाएंगे, ऐसा नहीं कि वो कुछ हो। अपना चले गए बैठ के, वो क्या आजकल वो रहती है जी ना हाँ, जी हाँ, वैन जो रहती जी हाँ, है जी हाँ, अपनी जी हाँ, जी प्राइवेट, अपना सब अलग रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वैनिटी वैन। बहुत बड़ी, हाँ वैनिटी वैन। तो शर्मा जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे मंच संचालन के दौरान जो किशोर कुमार है, जी। वो एक बार यहाँ पे नागपुर में भी किशोर कुमार नाइट कुछ प्रोग्राम हुआ, 2 बार हुआ। और उस समय भी आपने जो मंच का संचालन इतनी मतलब सफलता पूर्वक किया कि शायद कुछ गड़बड़ियां भी जो होती, तो आपने जिस तरह से संभाल लिया, उस बारे में भी थोड़ा हमारे नहीं। श्रोताओं को बताइए आप। संभालना मैं नहीं देखिए, कहूँगा, बात ये है कि हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको हाँ। भी आपने जो रिस्पेक्ट उनके द्वारा दिलवा दी, ऐसी कुछ बात है जो नहीं आपसे हम मैं सुनना आपको बताऊं, चाहेंगे? यहाँ फिटनेस पार्क स्टेडियम में जी, किशोर कुमार नाइट थी। किशोर कुमार जी तो मस्त मौला आदमी है, हाँ
वो स्टेज पे भी आ गए, 15 मिनट पहले पीछे बैठ गए। हाँ चारों तरफ तैयारी हो गई थी, हाँ तो किशोरदा एक नजर ऐसे स्टेज पे देखे, हाँ बोले ओए, वो अकॉर्डियन वाला कहाँ है? हाँ। तो मैंने बाकी लोगों से पूछा। भूपेंद्र उस समय गिटार बजाते थे, अच्छा, जो गायक थे जो भूपेंद्र, गायक थे वो? वो अच्छा, गिटार बहुत बढ़िया गिटार अच्छा, वादक। अच्छा। तो मैंने कहा यार अकॉर्डियन वाला? बोले नहीं, कोई आया नहीं। किसको आना था? वो चरणजीत सिंह को। अच्छा चरणजीत सिंह की फ्लाइट मिस हो गई। अच्छा मैंने कहा दादा वो तो चरणजीत सिंह नहीं है। हाँ ओए खैर प्रोग्राम तो हो जाएगा, हाँ हाँ लेकिन स्टेज पे खाली दिखेगा ना यार, हाँ कोई है तेरा पहचान का हाँ हाँ अकॉर्डियन वाला? हाँ हाँ। बुला ले। तो मैंने स्टेज पे अनाउंस किया। अच्छा तो देखिए पर्दे के पीछे से किशोर कुमार साहब की एक आदत है कि वो जिस शहर में जाते हैं उस शहर के कलाकारों को अपने साथ स्टेज पे लाते हैं। आज किशोरदा ने कहा है कि अकॉर्डियन के लिए हाँ नागपुर के कोई अकॉर्डियन वादक है तो उन्हें बुलाओ। हाँ हाँ तो अगर मेरी आवाज कोई अकॉर्डियन वादक सुन रहे हैं तो कृपया अकॉर्डियन लेके फौरन मंच पे आइए। अच्छा वहाँ 2 अकॉर्डियन बजाने वाले थे, अच्छा एम ए कादर गाने वाले, हाँ कादर उनका कादर ऑर्केस्ट्रा, जी वो अकॉर्डियन ही बजाते थे। हाँ 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 और एक भुस्कटे थे अच्छा पुराने, हाँ बहुत बढ़िया अकॉर्डियन बजाने वाले। कादर वहीं चिटनिस पार्क स्टेडियम के बाजू में उनका ऑफिस था अच्छा अच्छा हाँ ऑर्केस्ट्रा का, और भुस्कुटे भी वहीं कहीं थे। दोनों आ गए। अच्छा अब 2-2 आ गए। हाँ तो मैंने किशोरदा से कहा दादा 2 अकॉर्डियन वाले आ गए। हाँ बोले एक को इधर एक को इधर खड़ा कर दे, लेकिन बजाएंगे नहीं। अच्छा दिखाएंगे बजा रहे हैं, बजाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें क्या मालूम है कि मैं क्या गाऊंगा, हाँ मैं क्या गाऊंगा ये उन्हें क्या अच्छा मालूम। अच्छा अच्छा ओह हाँ वो भूपेंद्र संभाल लेगा। अच्छा तो मैंने कहा भाई देखो कॉर्ड लेके रखना, बजाना नहीं। अच्छा बाकी म्यूजिशियन सब बजाएंगे, हाँ काका है क्लैरिनेट पे, भूपेंद्र है, ये दोनों खड़े हो गए। अच्छा तो पर्दा खुला, हाँ स्टेज पे जाके मैंने शुरुआत कर दी। हाँ हाँ सब म्यूजिशियंस का इंट्रोडक्शन देके उसके बाद मैंने कहा आपके सामने आ रहे हैं हाँ हाँ हरफन मौला, हाँ अभिनेता, निर्माता, गीतकार, संगीतकार, गायक किशोर कुमार हाँ नहीं आए। अच्छा मैं इधर उधर देख रहा हूँ। फिर मैंने कहा किशोर दा, अच्छा हाँ मैं कहाँ चले गए भाई? तो माइक पे आवाज सुनाई दी हॉर्न पे, हाँ अरे बांगड़ू तू हटेगा तो मैं आऊंगा ना। अच्छा अच्छा तो मैंने कहा ठीक है हट जाता हूँ। तो देखा किशोर कुमार पब्लिक में से गाते हुए आ गए। अच्छा अच्छा मैं हूँ झुम 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 झुम, पब्लिक में से गाते हुए आना, हाँ, उधर बैठे तो वहाँ से गाते वहां से हैं। गाते हुए। अच्छा और वो उस समय कॉर्डलेस माइक नहीं होते थे, तो मोरे का साउंड सिस्टम होता था। अच्छा उस समय बहुत नाम था मोरे का। उसने उतना लंबा वायर उन्हें दिया था, तो जहां तक वायर गया वो वहां जाकर रुक गए थे और वहां से गाते हुए मंच पे आए। और किशोर दा की ये तारीफ है, उन्होंने संगीत सीखा नहीं, बिल्कुल अशोक कुमार जी ने सीखा, किशोर दा ने संगीत नहीं सीखा। लेकिन वो आदमी भागते हुए गाए, गिरते हुए गाए, बैठ के गाए, डांस करके गाए, टेबल के ऊपर चढ़ जाए, टेबल के नीचे घुस जाए, सुर एक तो नहीं हिलता था, बेताला नहीं होते थे और कहीं भी कुछ भी गाने में असर नहीं आता था। हाँ, यानी आवाज में कुछ उतार चढ़ाव नहीं होता था। परफॉर्मेंस सिंगिंग जिसे कहते हैं, हाँ 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 वो किशोर दा करते थे, बाकी सब सिंगिंग करते थे। हाँ हाँ और ये बिना किसी ट्रेनिंग के जी, इतना अच्छा जी, गा जी, लेते जी। थे। अच्छा तो ये इन लोगों की जो कमाल की चीजें थी, हाँ 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 लेकिन ये बहुत कमाल का आपका भी मंच संचालन था कि यानी उस वक्त पर आपने जो लोकल अपने आर्टिस्ट को बुलाने का जो आपको जो सूझा, ये भी बहुत बड़ी बात वो है। ईश्वर की देन और है। हाँ मैं अपना तारीफ नहीं करता,
वो ईश्वर करवा लेता, क्योंकि मैंने कभी लिख के अनाउंसमेंट नहीं की। जी 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 जी। लिख के अनाउंसमेंट नहीं की, क्योंकि ये तो लिख के लाते तो भी ये तो नहीं, एकदम नहीं से होता। ऐसी परिस्थिति आई जहाँ आपको एकदम सोचना पड़ा कि क्या करना नहीं, है, लिख और के- इतना बढ़िया आपने सोचा। लिख के वो पढ़ते हैं जो पढ़े लिखे हैं। जी जी जी। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं। अच्छा शर्मा जी, आपने तो जैसे बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जी। पर अभी अभी में जो मेरे सामने 3 पुस्तकें रखी हुई है, फिल्म जगत के अंतरंग संस्मरण, और इसमें एक जो प्राककथन है उसमें जो रविंद्र जैन ने भी आपके बारे में और जो लिखा है वो सब मैंने देखा, बहुत ही सुंदर। और यहाँ तक कि आपको आशीर्वाद या शुभकामनाएं भी एक से बढ़कर एक इन्होंने दी है, मतलब वो भी मेरे को बहुत बड़ी बात लग रही थी। क्या खयाम साहब आपको दे रहे हैं, क्या रविंद्र जैन दे रहे हैं, क्या अनूप जलोटा जी दे रहे हैं, इधर जो अपने मुख्यमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनोहर जोशी दे रहे हैं, तो उधर कुछ मंत्री रह चुके अनिल देशमुख दे रहे हैं। सभी ने आपकी पुस्तकों में जो शुभकामनाएं लिखी है, आपके बारे में जो लिखा है, और आपके बारे में बड़ी ही सुंदर जो बातें लिखी है कि आपने सभी से बड़े आत्मीय संबंध जो बना के रखे, परंतु सभी निस्वार्थ भावना से। यदि किसी को कोई सहायता करनी है तो आप वो दूसरे पर्सन से उसको मिलवा देंगे और उनका काम करवा देंगे, लेकिन खुद के लिए आपने कभी कोई इस चीज का फायदा भी नहीं उठाया। लेकिन सारे आपके एक से बढ़कर एक, मैं देख रही हूँ अब्दुल कलाम जी के साथ भी आप हैं, तो यहाँ देख रही हूँ तो और कोई एक बड़े हस्ती के साथ आप हैं। तो ये सारी कुछ जो बातें हैं आपके जो गुण हैं, आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा लिखते हैं, ये तो सब हो गया, लेकिन सबसे बढ़कर आप एक बहुत ही नेक इंसान हैं। ये सब ये किताबों में उनके बारे में, जब उन्होंने आपके बारे में जो लिखा वो पढ़ के तो मैं दंग रह गई हूँ। और शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आपने ये आपकी जो ये पुस्तक है मंच और मैं जी, तो इसमें आपने ये जो लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के समक्ष काव्य पाठ जी, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अभी हम थोड़ा विषयांतर कर रहे हैं, तो ये बताइए आप। नहीं, बात तब की है जब मैं बच्चा ही था जी। मेरे बहुत, पर मेरे को लग रहा है शर्मा जी, ये जो आपका गायन हुआ है वो तो आपका किसी प्रेसिडेंट अपने राजेंद्र प्रसाद जी के सामने हुआ है, 8 साल के उम्र। काव्य पाठ प्रधानमंत्री जी के, ये क्या? नेहरू जी। अच्छा, ये काव्य पाठ नेहरू जी। अच्छा, मुझे लगा अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं, वो तो बहुत बाद में। अच्छा, उनसे मैंने काव्य पाठ करवाया। अच्छा, अटल जी से। ओके ओके। लेकिन नेहरू जी के सामने काव्य पाठ किया। अच्छा, ये बात तो तब की आप है। कितने बड़े थे? मैं 14-15 साल का था। अच्छा। उस समय भारत चीन युद्ध हुआ था और नेहरू जी मानसिक रूप से बहुत दुखी थे। अच्छा। कि चीन के साथ उनका तो चीनी हिंदी भाई भाई नारा दिया था उन्होंने, जी। और वहां युद्ध हो गया, तो वो बहुत दुखी थे। लोग भी नेहरू जी के साथ थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनकी गलती नहीं है, बिल्कुल बेईमानी उन्होंने की। हाँ। लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान में, सबसे बड़ा मैदान है वो, वहां नेहरू जी की पहली सभा रखी गई। अच्छा। इस युद्ध के बाद। ओके। तो मेरे गुरु उस समय राधे श्याम शर्मा प्रगल्भ जी, वो बहुत बड़े कवि थे जी, और नाटकों के बड़े ज्ञाता थे जी। उन्होंने एक विशेष कविता लिखी और मुझे एक दिन में तैयार किया। अच्छा। कि ये कविता तुम्हें कैसे प्रस्तुत करनी है। अच्छा अच्छा। उसके बाद उनके दिल्ली में बहुत अच्छे संबंध थे नेताओं से जी। तो वो मुझे लेके एक दिन पहले दिल्ली आए जी। नेताओं से मिलवाया, उन्हें बताया कि भाई ये कविता है। कुछ जो प्रमुख नेता थे उन्होंने सुना जी। और उन्होंने कहा हाँ ये होगा। तो रामलीला मैदान पे मुझे ले जाया गया जी। पहली बार मैंने नेहरू जी को इतने करीब देखा कि मैं और वो साथ में खड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नेहरू जी आके बैठ गए और मैंने वो कविता पाठ किया जी।
उसके भाव ये थे कि नेहरू जी जनता से पूछ रहे हैं जी जी। कि मैंने क्या गलत किया, अच्छा। और जनता उत्तर दे रही है कि हम आपके साथ हैं, जी। आपकी कोई गलती नहीं है। जी तो वो उस ढंग से ही मुझे करना था कि नेहरू जी का सवाल, जी। जनता का जवाब। जी। नेहरू जी किसी से बात कर रहे थे और फिर उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, अच्छा। पूरी कविता उन्होंने सुनी, ओके। खूब तालियां बजी। अच्छा। नेहरू जी ने इशारा किया ऐसे, मैं गया उनके पास, उन्होंने अचकन से गुलाब निकाला, अच्छा। अरे मुझे वाह। दिया, ओ। और जो नेता उनके बाजू में बैठे थे हाँ हाँ उनको कहा उड़ो, मुझे बैठो तुम। हाँ हाँ ये सम्मान हाँ। और इतने से नेहरू, बच्चे को, यस। क्योंकि आपने जो कविता पढ़ी वो बहुत प्रभावशाली थी। तो मैंने देखा सामने मेरे गुरुजी जी राधे श्याम शर्मा प्रगल, जी। वो रो रहे हैं नीचे खड़े हुए, अच्छा। वो मंच पे नहीं आए, उन्होंने तैयार करवाया उन्होंने था। तैयार, जी, लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा जी। ये हाँ उस समय की बात थी। हाँ हाँ। वो होने के बाद जी। दूसरे दिन विरोधी पार्टियों की बैठक थी, आचार्य कृपलानी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और सारे बड़े बड़े नेता जितने अपोजिशन के थे, जी जी उन सब की बैठक, जी। सभा। उन्होंने कहा वो लड़का कल जो कविता किया उसको बुलाओ। अच्छा। तो राधे श्याम शर्मा जी ने उस कविता में थोड़ा अंतर किया, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ हाँ, हाँ। अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग है, हाँ हाँ। तो ऐसा ना लगे कि हम नेहरू जी की पब्लिसिटी करने आए, जी जी। थोड़ा सा परिवर्तन करके हाँ, किया। वहां मैंने वो कविता पढ़ी, हाँ। सारे लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए, अच्छा। मधु लिमये साहब, हाँ। कौन कौन, यानी मुझे नाम भी याद नहीं रह गए, जी जी। उन सब के सामने मैंने पाठ किया। अच्छा अच्छा। और वो दो अलग अलग तरह की बैठकों में एक ही कविता का पाठ मुझे करने को अच्छा, मिला। अच्छा, अच्छा। शायद किसी के जीवन में माइक पर बोल रहा था राष्ट्रपति जी का परिचय, जी। तो मैंने शुरुआत की कि हम देश के हर राष्ट्रपति को उनके असली नाम के साथ एक उपनाम से भी बुलाते थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हम बाबू जी कहते थे, जी। एस राधाकृष्णन साहब को हम फिलोसोफर कहते थे, ऐसे सबके अलग अलग नाम रहे हैं। अभी जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं वो एक सरदार हैं। हाँ हाँ। मैं आपको बताऊं, पूरे सभा मंडप में अच्छा ऐसी खामोशी छा गई हाँ, कि क्या कर रहा है, अच्छा। मार खाएगा क्या। हाँ हाँ हाँ। एक सेकंड में मैंने कहा कि ये सरदार हैं, हमारे मुखिया हैं सरदार, और ये एक ऐसे सरदार हैं जो बहुत असरदार हैं। अच्छा। ये बोलते हैं हाँ। तो इनके एक एक शब्द का असर होता है। फिर जो तालियां बजी हैं, हाँ हाँ हाँ। और ज्ञानी जैल सिंह साहब मुझे देख के मुस्कुराते रहे। अच्छा अच्छा। कहा तो लोग मुझे मारने को तैयार कि सरदार क्यों बोल रहा है, लेकिन एक सरदार और असरदार, हाँ, बहुत ही बहुत वो सुंदर। बहुत। और ये मैंने बिस्मिल्लाह खान साहब से चुराया शब्द। अच्छा अच्छा अच्छा। शर्मा जी, थोड़ा जी। आप हमको ये बताइए कि अब ये आपका तो फिल्मी दुनिया की हस्तियों से तो आपका जो कुछ अनुभव रहे और आप कुछ सुना भी रहे हैं, जी। ऐसा ही आपका तो हर क्षेत्र में आप तो सभी से मिले हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों से। तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी आपका अनुभव बड़ा मुझे ऐसा लगता है सुनाने लायक है, थोड़ा बताइए वो। अटल जी तो कमाल के व्यक्ति थे। जी। वो मुझे पंडित बोला करते थे। अच्छा। पंडित ये हाँ। कर डाल, हाँ हाँ हाँ। उनका प्यार था। जी जी जी। एक बार हम लोगों का स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती का उत्सव मनाया जा रहा था जी, जी। दिल्ली में। हाँ। फिल्म जगत के चुने हुए गायक, संगीतकार, सारे बड़े बड़े नेता दिल्ली के स्टेडियम में भरे हुए थे। और अटल जी कभी कभी देरी से आया करते थे, हाँ हाँ लेकिन उस दिन हाँ। रेडियो और दूरदर्शन पे लाइव अच्छा। प्रोग्राम होना था, हाँ हाँ। तो वो बिल्कुल समय पर आए। अच्छा।
रविंद्र जैन साहब थे, महेंद्र कपूर साहब थे, सुरेश वाडकर जी थे, जी कविता कृष्णमूर्ति जी थी, जी। मुन्ना अजीज थे, मोहम्मद अजीज, अच्छा। और जितेंद्र जी थे, दारा सिंह साहब थे, ये सब लोग थे। तो वहाँ अनुराधा पौडवाल जी भी थी। जैसे ही अटल जी आए, हाँ मैंने कार्यक्रम शुरू किया तो एक अधिकारी स्टेज पर आए मेरे पास और बोले, साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये संदेश दिया है कि आज वो कुछ भी बोलेंगे नहीं। अच्छा। मैं तो हक्का बक्का लगा, अटल जी और बोलेंगे नहीं। हाँ, और फिर और स्वतंत्रता, हाँ। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और इतनी पब्लिक को संभालना और आपको कि अटल, ये शोर मच जाता है ना ये। हाँ तो मैं हैरान हो गया, जरा चेहरा मेरा खिंच गया। हाँ दारा सिंह जी ने देखा तो बोले, की हो गया पुत्र? मैंने कहा, साहब ये मैसेज आया। बोले, होए तेरे को और मैंने सुनने थोड़ी आई है पब्लिक। हाँ, वो तो उनको पब्लिक तो अटल जी के लिए आई है। वही ना। तो कुछ भी कर, हाँ अटल जी को बुलवा, हाँ और अगर नहीं तू करवा सका तो किशन याद रख, मैं भी दारा सिंह हूँ, हाँ। एक हाथ मारूंगा तो तेरा क्या हाल होगा। मैंने, साहब मैं वैसे ही मरा जा रहा हूँ। मैंने सब गायकों के एक एक रचना करवा दी। उसके बाद कलाकारों का सत्कार था। अच्छा। तो चुने हुए 11 लोगों का सत्कार होना था। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि वो आए और सत्कार करें। वो आए। अब वो स्टेज पे आ रहे थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे साहब सिंह वर्मा। अच्छा। वो दौड़ते हुए माइक पर आए। बोले, अब मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वो राष्ट्र के नाम संदेश देंगे स्वर्ण जयंती के अवसर पर। हाँ हाँ। अटल जी वहीं रुक गए, ऐसे हाथ हिलाया। अब अजीब स्थिति, दिल्ली का मुख्यमंत्री, तो केएल शर्मा साहब वो भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो माइक पर गए। हाँ। बोले, साहब सिंह जी ने तो कहा कि आशीर्वाद देंगे प्रधानमंत्री, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो भाषण तो नहीं देंगे लेकिन आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं। अच्छा अटल जी ने फिर ऐसे हाथ हिला दिया। अच्छा। अब मैं तो मर गया। हाँ हाँ हाँ। जब ऐसे समय पे मन संचालक दिल्ली के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट को मना कर दिया जी जी। तो मैं तो चीज क्या हूँ। हाँ। मैंने सत्कार समारोह शुरू कर दिया। 10 कलाकारों का सत्कार करवा दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उधर उधर देखा, मैं माइक पे नहीं आ रहा हूं तो उन्हें लगा हो गया, चल दिए वो। हाँ हाँ। अब सारे कलाकार, किशन जी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, रोको। हाँ हाँ। अब किशन शर्मा कौन, कहा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब। मैं चुप खड़ा रहा, जाते हुए देखता रहा प्रधानमंत्री जी को स्टेज के कॉर्नर तक। वहां से वो सीढ़ियां नीचे उतरने वाले थे। जैसे ही वो मुड़े और मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी एक क्षण रुकिए। अच्छा। तो ऐसे पलट के यूं देखे, हाँ हाँ क्या है, हाँ। उनका जैसे स्टाइल रहता था। बिल्कुल हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी क्या औकात और क्या हिम्मत कि मैं भारत के महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब से कुछ कहूं। लेकिन कवि सम्मेलनों में एक मंच संचालक के रूप में मैंने कवि अटल बिहारी वाजपेयी को कई बार मंच पर कुछ कहने के लिए बुलाया है। तो आज उस अधिकार से मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। तो वो रुक गए ऐसे। अच्छा। मैं, प्रधानमंत्री जी, इन सब गायक कलाकारों ने देशभक्ति की रचनाएं और आपकी लिखी हुई कविताएं हाँ। बहुत अच्छे ढंग से गाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिसने कविता लिखी, वो कवि जब अपनी वाणी में उस रचना को प्रस्तुत करता है हाँ।
तो उस रचना में कवि की आत्मा उतर जाती है। अच्छा। तो मैं कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी से ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि पूरी कविता नहीं, अपनी किसी रचना की 2 पंक्तियां भी आप यहाँ सुना देंगे तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। बाबा शर्मा जी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं, वो सब उसके मानना लिए। पड़ेगा। तो अटल जी, स्थिति को क्या बचाया है। अटल जी ऐसे देखते रहे हाँ। और फिर मेरी तरफ आना शुरू हुए। जैसे ही वो मेरी तरफ आना, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज गया। अच्छा। लोगों को समझ में आ गया कि अभी आएंगे। और एक उनको ये रहता नहीं कि उनको कुछ सुनने के लिए आए हैं, तो वो आए, मेरे से माइक लिया, हाँ। बोले ये जो किशन शर्मा है, ये शब्दों का जाल बहुत अच्छा बनता है। इसने प्रधानमंत्री को छोड़ दिया, कवि को पकड़ लिया। और कवि की एक कमजोरी होती है कि कोई उससे कहे कविता सुना तो वो कभी ना नहीं कर सकता। अरे वाह। तो ठीक है, मैं आपको ऐसी एक रचना की 2 पंक्तियां सुनाता हूँ जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। पूरा स्टेडियम खामोश। अच्छा। तो मैं हार नहीं मानूंगा वो कविता। हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर खिटकी, हार नहीं मानूंगा, हाथ ऐसे ऐसे करके काल के कपाल पर लिखता कब दो पंक्तियां खत्म हो गई, लोग तालियां बजा रहे हैं, दो रचना दो, पूरी कविता हो गई। अच्छा। और लोग तालियां बजाए जा रहे हैं। जी जी जी। जब वो पूरा हो गया तो अटल जी मुस्कुरा के मेरी तरफ देखे, अच्छा अच्छा। माइक देते हुए, पंडित अब तो खुश। हाँ। तो मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा सर आपने मुझे बचा लिया, वरना ये पब्लिक मुझे मार डालती। तो बोले नहीं, हम तेरे को ऐसे नहीं मरने देंगे। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी। तो बोले अब तो हो गया, अब जाऊं? मैंने सर एक काम बाकी बचा है। अब क्या रहा? मैं 11 कलाकारों का सत्कार होना था। अच्छा। मैंने 10 का करवाया। 11वें को इसलिए रोक के रखा कि पहले ये तो प्रमाणित करूं कि मैं सत्कार के लायक हूं। अरे तेरा सत्कार तो जरूर होगा। अरे वाह। सारी सामग्री आई। अच्छा अच्छा। सत्कार किया। अच्छा। नीचे उतरे और उसके बाद वो सीधे बाहर चले गए। अच्छा। रुके नहीं। अगले दिन सुबह उपराष्ट्रपति जी थे भैरव सिंह शेखावत साहब, जी जी जी। उन्होंने हम सबको हाई टी पे बुलाया था, चाय नाश्ता। अच्छा। हाँ वहां जाते ही मुझे बोले किशन तैने कमाल कर दिया। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब से जानते थे। तो मैं साहब क्या हुआ? बोले कल मैं देख रहा था दूरदर्शन पे, तैने जिस ढंग से संभाला है, सच में तुझे मालूम है। तो मानना पड़ेगा कि अभी जो आपने सारा परिस्थितियों बताई और उसमें आपने जो संभाला, वो तो सच में मानने लायक है। तो वो बोले तुझे मालूम है अटल जी क्यों नहीं बोल रहे थे? तो मैं साहब मुझे नहीं मालूम। बोले कल अटल जी मानसिक रूप से बहुत अस्वस्थ थे। अच्छा। हमारे पड़ोसी देश ने हम पे आक्रमण कर दिया, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती। वो अगर बोलते तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते। अच्छा 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 अच्छा। उस घड़ी में उनका बोलना उचित नहीं था, इसलिए वो चुप रहना चाहते थे। ओके। अच्छा, ये कारण था। अच्छा। तो वो हमें तो मालूम ही नहीं था, लेकिन ये स्थितियां कैसे जीवन में आ गई, कैसे ईश्वर ने संभाल लिया, ये सब ईश्वर की कृपा है। तो एक मजेदार किस्सा शर्मा जी आप हमको और सुनाते जाइए, और वो ये किस्सा कि जब आप छोटे बच्चे थे तब आपने प्रेसिडेंट के सामने जो गाया, उसका भी छोटी सी कुछ किस्सा सुना दीजिए। वो तो तब मैं 8 साल का था जी। अजमेर में था। राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जी, वो अजमेर उस समय राज्य होता था, तो अजमेर राज्य की विजिट पर आए थे। और वहाँ के मुख्यमंत्री थे कौल साहब। अच्छा। कौल साहब मुझे जानते थे इसलिए कि मेरे जीजा जी के बहुत करीबी मित्र थे। मेरे जीजा जी जस्टिस कुदाल साहब, कुदाल कमीशन के चेयरमैन रहे, तो वो काफी लोकप्रिय व्यक्तित्व थे। मैं उनका साला बच्चा। तो वो जो प्रमुख लोग थे उनसे
अजमेर के आना सागर की मंच पर सबसे मिल रहे थे। जीजा जी दूसरी पंक्ति में थे, मैं उनके साथ था। अब मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रपति जी तो पहली पंक्ति के लोगों से हाथ मिलाते हुए जा रहे हैं। तो जैसे ही राष्ट्रपति जी हमारे सामने आए, मैंने जंप मारी और पहली लाइन में चला गया। और जीजा जी तो तिल मिला गए। राष्ट्रपति जी ने देखा, सिर पे हाथ फेरा, क्या नाम है? किशन प्रसाद शर्मा। अच्छा है, अच्छा है। चले गए। जीजा जी ने जो डांट लगाई, क्या जरूरत थी? मैं राष्ट्रपति जी से मिलना था। शाम को रेलवे बेसिक इंस्टीट्यूट में संगीत का कार्यक्रम। उस समय ऐसी सुरक्षा नहीं होती थी जैसे आजकल। तो राष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि। पहले तो नेहरू जी क्या सभी लोग सभी खुली गाड़ी में जाते थे। हाँ, खुली गाड़ी में जाते थे। अब ये सब नहीं हो सकता है। तो मेरे से कौल साहब ने पूछा, गाना गाएगा? मेरा गाना उस समय लोकप्रिय माना जाता था, तो मैं गाऊंगा। चल गा। तो उस समय का सबसे पॉपुलर गाना वो मैं बिना म्यूजिशियंस के, राष्ट्रपति जी बैठे हैं सामने, मुझे राष्ट्रपति क्या होता है उस समय दिमाग में नहीं था। अब बच्चे थे तो अपने लिए। और मैंने गाना गाया, नखरे वाली। अच्छा। देखने में देख लो कैसी होने वाली, उस समय का पॉपुलर। एंड येटलिंग वगैरह सब पूरी पब्लिक ने खूब ताली बजाई। वंस मोर हुआ। तो मैंने दूसरा गाना गाया, मोहम्मद रफी और मन्ना डे का उस समय का गाना था, कल्याण जी आनंद जी का कंपोज किया हुआ, मुंह से मत लगा ये चीज है बुरी। अच्छा। वो गा दिया। राष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया तो मैं मंच से उतर के गया। कोई भक्ति गीत आता है? अच्छा। अब देखिए, दिमाग ऐसा सन्न हो गया। मैं दिन रात भजन सुनता था, गाता था। अच्छा। एक भजन याद नहीं आया। ओ हाँ। ये आरती आती है, आरती गाओ। वापस माइक पे गया, ओम जय जगदीश हरे पूरा गा दिया। अच्छा अच्छा, ओके। फिर बुलाया, 100 रुपए का नोट और आशीर्वाद दिया। अब उस समय 100 रुपए, आप सोचिए 1953। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर ये आपके किस्से रहे। तो और ये आकाशवाणी है जी, इसमें आपने जो प्रसारण से जुड़ी बहुत सारी बातें बोली है, तो इसमें तो इतने किस्से हैं और इतनी बातें आपके पास है, और ये 3 पुस्तकों में आपके संस्मरण है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप ये आकाशवाणी और ये जो आपका ये है एक मंच और मैं, ये तो इनमें जो भी आप कुछ ऐसी चीज जो हम नहीं पूछ पाए तो आप बताइए, क्योंकि आपके पास तो खजाना है। नहीं देखिए, फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक बार आपके दिमाग में जो ऐसी घटना आ रही हो जो कि आप अभी भी बैठ के कभी याद करते हो, तो कुछ ऐसा सुनाइए। नहीं, मेरी ट्रेनिंग रेडियो की शुरू हुई दिल्ली में जी। और मेरा सौभाग्य देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ईश्वर ने कुछ चुन के मुझे सौभाग्य दिया। अनिल बिस्वास साहब, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, वो आकाशवाणी दिल्ली में। पंडित रविशंकर साहब दिल्ली में। पंडित नरेंद्र शर्मा जी मेरे बॉस थे दिल्ली में। एक से एक बड़े बड़े लोग उस समय आकाशवाणी में जुड़े थे। अशोक वाजपेयी साहब चीफ न्यूज रीडर थे हिंदी के। देवकीनंदन पांडे साहब, जसदेव सिंह साहब, ये सारे लोगों के साथ मैंने काम किया। और अनिल बिस्वास जी जैसा म्यूजिक डायरेक्टर रेडियो में, तो उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। जी। देवकीनंदन पांडे साहब का छोटा सा वाकया बताता हूँ। वो हमेशा थोड़ा तरल पदार्थ जरा ज्यादा लेते थे और आते ही बोलते थे, भाई
हम जरा सूफियाना अंदाज में हैं, हमसे दूर ही रहना। लेकिन न्यूज पढ़ते थे तो कमाल। एक दिन वो न्यूज पढ़ रहे थे, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। प्रतीक्षा कीजिए, अभी समाचार आ रहे हैं। अच्छा, तहलका हो गया पूरे आकाशवाणी भवन में। यानी पढ़ने के बजाय आ रहे हैं, बोल रहे हैं। वो समाचारों के बुलेटिन के कागज हाँ, जो चपरासी लेके आ रहा था, वो किसी से बात करने में अटक गया। और रेडियो में सेकंड्स की बात होती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं पहुंचा। अभी के जैसे बात ही नहीं कि वो आते जा रहे हैं और जी हाँ। पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि भाई कुछ नहीं है, हाँ, जो है वो प्रतीक्षा कीजिए, हाँ। समाचार आ रहे हैं। हाँ, इतने देर भगदड़ मच गई सब। हाँ, हाँ, बाद में उन्होंने समाचार पढ़ दिए तो आदेश निकला कि चीफ न्यूज एडिटर हाँ, वो समाचार लेके जाएगा बूथ में, अच्छा, चपरासी ने। हाँ, 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 क्योंकि बीच में रुक गया था वो। तो चीफ न्यूज एडिटर सरदार जी थे एक, हाँ, वो वहां आए। हाँ, हाँ, क्या क्या, यानी मैं तो कुछ भी नहीं उन लोगों के सामने। जसदेव सिंह जब वर्ल्ड कप जीता भारत ने, हॉकी की टीम ने, क्या रनिंग कमेंट्री दी है उस आदमी ने। क्या कमेंट्री थी सच में। मैं उसे अभी और कितना स्पीड से, उस स्पीड से हम बोल भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई दौड़ रहा जी है हाँ, तो वो जी हाँ। बोलने में ही ऐसा लग रहा तो है। मैंने कहा एक बार जसदेव सिंह के लिए कि ये आंख बंद करके आंखों देखा हाल सुनाते हैं, हाँ, हाँ, ये कल्पना करते हैं कि ये हो रहा है, वहां वास्तव में क्या हो रहा है वो कुछ भी हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बोले भाई मैं जो हो रहा है वही बताता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी कोई बोल नहीं बोल सकता। नहीं सकता, बराबर। और नाम, खिलाड़ियों के नाम लेना, सबके नाम बिल्कुल Yes। करेक्ट है। लेकिन वो मेरा बहुत करीबी दोस्त रहा जसदेव, चला गया बेचारा। जी, अशोक वाजपेयी साहब, हाँ, जब नेहरू जी का निधन हुआ हाँ, तो 3 मूर्ति भवन से आंखों देखा हाल वो दे रहे थे। वो एक एक शब्द मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। हाँ, उन्होंने कहा कि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पार्थिव शरीर को लेकर ये ट्रक 3 मूर्ति भवन के मुख्य द्वार से बाहर आ रहा है। 3 मूर्ति भवन के द्वार ने हमेशा नेहरू जी को मुस्कुराकर विदा किया है। आज ये द्वार स्तब्ध खड़ा है, ओहो, क्योंकि उसे मालूम है आज जिस नेहरू को वो विदा कर रहा है वो पलट के नहीं आने वाला। ओहो, आप सोचिए क्या क्या शब्द। एकदम ये ना सुनने वाले को Yes। भी ऐसा लगता है, लोग रोए सुनकर। ये चीजें एकदम भावुक हो जाते हैं उनके हमने उनसे सीखा है। हाँ, नहीं वो जो कुछ आपने सीखा है, लेकिन जो हम सब सुन रहे हैं वो भी सीख रहे हैं। अब इतनी अच्छी बातें आपने बताई है। मेलविल डिमेलो साहब ने मेरी ट्रेनिंग में मुझसे कहा हाँ, कि देयर इज ए डॉग, देयर इज ए रोड, देयर इज ए पिट, एंड यू हैव टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स। इसमें क्या बोलना है भाई, सड़क है, गड्ढा है, कुत्ता है। हाँ, बोले नाउ लिसन टू मी। अच्छा, और उन्होंने 5 मिनट डिस्क्राइब किया। ओ, कुत्ता है तो कैसा है, हाँ, हाँ, साइज क्या है, कलर कैसा है, लाइंस हैं, गड्ढा है तो कैसा है, सड़क है तो कैसी है, अच्छा। पेड़ है कि नहीं है, हाँ, पूरे 5 मिनट। कुछ नहीं है उसको आपने बताया। अच्छा, मुझे ये काम आया जब नागपुर में मैं आ गया था। बाबा साहब अंबेडकर की अस्थि कलश को नागपुर लाया गया था। दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक समय तय था स्टेशन से और दीक्षा भूमि तक। उसका आंखों देखा हाल। 12:30 बजे हमने शुरू किया अच्छा, तो मुझे डायरेक्टर जनरल की तरफ से संदेशा आया
कि भाई अभी तो स्टेशन से ही बाहर नहीं निकला अस्थि कलश, अच्छा तो तुम ऐसा करो हाँ कि कह दो कि आंखों देखा हाल नहीं प्रसारित होगा, अच्छा अच्छा और हम फिल्मी गीत सुनवाते हैं, वो फिल्मी गीत स्टूडियो से बच जाएंगे। हाँ ऐसा ये तो नहीं होगा, अच्छा ये तो किशन शर्मा की इंसल्ट है। हाँ 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 फिर मैं क्यों बैठा हूँ? और मैंने पूरा इतिहास जो मैंने जमा किया था, अच्छा अच्छा अम्बेडकर जी का सब अंबेडकर जी का, अस्थि कलश का, हाँ। और दीक्षा भूमि में क्या होने वाला होने है, वाला है हाँ वो पूरा आधे घंटे बता दिया। अच्छा अच्छा जब तक कि ये कलश नहीं आया ही नहीं, अच्छा स्टेशन से बाहर निकला। ओ अच्छा और मैंने कहा अभी सूचना मिली है हाँ हाँ कि अस्थि कलश नागपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकला है, हाँ हाँ यहाँ आने में कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। अच्छा अब हमारा आंखों देखा हाल का समय समाप्त हो रहा है, अच्छा। तो मैं आपको स्टूडियो वापस ले चलता हूँ। ओ अच्छा क्या सारे- स्थिति संभाली आपने सारे लोगों ने तारीफ की, हाँ हाँ लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा था मेलविल डिमेलो साहब को। हाँ हाँ उन्होंने ये बताया कि कुछ नहीं है को कुछ कैसे। जैसे आपने अभी बताया सड़क है, जी, कुत्ता जी, है, जी, पेड़ जी। है, तो उसको जी, डिस्क्राइब सारी। करो। हाँ, और एक बार ऐसे ही हाँ, प्रोग्राम की बात चल रही थी, अनिल विश्वास साहब मुझे बहुत पसंद करते थे, तो भली मीटिंग में उन्होंने कहा तुम लोगों को मालूम है किशन शर्मा क्या है? ये अनाउंसर नहीं है, ये वो चीज है जो म्यूजिक डायरेक्टर में अनिल विश्वास है, वो अनाउंसर्स में किशन शर्मा है। अच्छा मैं तो हैरान रह गया, अनिल विश्वास जी जैसा आदमी, लेकिन वो ये कहते थे तू यार कमाल करता है, क्या क्या चीजें कर देता है। सच में नहीं, पर आपने अभी जो भी आपका मन संचालन से लेकर रेडियो पर उद्घोषक के रूप में जो सारी बातें आप बता रहे हैं, और जैसे जैसे कठिन परिस्थितियों में एक उद्घोषक क्या करे और एक मन संचालक क्या करे, इस बातों को आपने इतने बखूबी निभाया, और कितना है ना मंत्र मुग्ध होकर दर्शक और श्रोतागण जो आपको सुनते देखते हैं। तो शर्मा जी, इसके लिए तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करूंगी कि आपकी तो पुस्तकों में इतने ज़्यादा अनुभव और आपके संस्मरण हैं, पर उसमें से आपने कुछ अंश हमको दिए, सुनाए, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथियों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।